तो कथारसिस के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आज का जो पेपर है उसमें। तो कथारसिस होता क्या है? कथारसिस का मेन फंक्शन होता है परगेशन करना, क्लैरिफिकेशन करना, प्योरिफिकेशन करना, ठीक है, क्लीन करना। आप अगर ऐसे जज्बात से भरे हुए हैं जो बड़े नेगेटिव हैं, अगर उनको चैनलाइज कर लिया जाए, उनको प्योरीफाई कर लिया जाए, उनको क्लैरिफाई कर लिया जाए, परगेशन उनकी कर ली जाए, तो यू विल फील लाइट, यू विल बी कंफर्टेबल, you can do something with full energy. So what happens? We are full of doubt, full of resentment, full of depression, anxiety. So catharsis is necessary. कैथारसिस बहुत जरूरी है। और इंसान सिर्फ कपड़ों का पैक नहीं होता, क्योंकि वो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है। और ये फेमिनिस्ट जो व्यू है ना, मैं कभी कभी फेमिनिस्ट व्यू को बड़ा अच्छा भी समझता हूँ। देखिए, उनको अगर गौर से देखें तो वो कहते हैं कि औरत को अगर बतौर उनको मतलब टैग ना किया जाए, तो उनके आइडियाज को देखा जाए तो वो कभी कभी बड़े रैशनल लगते हैं। वो कहती है ना, फीमेल का घर होना चाहिए, फीमेल के पास ओन उसका उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो खुद सोचेगी ना, मतलब उसके पास जॉब होनी चाहिए, उसके पास उसका पैसा होना चाहिए, उसका ऑन रूम होना चाहिए, जहाँ बैठ के वो फ्रीली थिंक कर सके, लिख सके, रिफ्लेक्ट कर सके, राइट कर सके, कुछ कह सके। जब उसके पास अपनी सोच नहीं है, अपना घर नहीं है, अपना अपना फाइनेंस नहीं है, तो वो किसी के थ्रू ही सोच रही है, किसी के थ्रू डिसाइड कर रही है, किसी के थ्रू मैनिपुलेट हो रही है, तो वो अपना तो कुछ भी नहीं लिख सकेगी। तो कैथारसिस purging or cleansing of emotions, release of tensions. In a tragedy, this often moment of revelation when a tragic hero falls flat on his face and audience can finally explode. उसके ऊपर फिर ऑडियंस जो है ना बड़ा फील करते हैं कि ये क्या हुआ। लें जी, आज का पेपर देखते हैं। आज का मेन पेपर है कि क्रिटिकली एग्जामिन एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस एज एक्सप्लेन इन पोएटिक्स। लें जी, पहला क्वेश्चन ही ये आया कि कैथारसिस को जो पोएटिक्स के अंदर लिखा हुआ है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो। कैथारसिस का एक जर्नल मीनिंग भी है, कैथारसिस का साइकोलॉजी में भी मीनिंग है, कैथारसिस का आपको अरिस्टोटल की पोएटिक्स के अंदर भी मीनिंग मिलेगा, ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग क्या है, लिटरेचर में भी उसका एक खास मीनिंग है। तो ये सारे मीनिंग्स जो है वो तकरीबन अगर जनरली देखा जाए तो एक ही सेंस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल होता है, लिटरेचर में, साइकोलॉजी में, और जनरली लोग भी इस्तेमाल करते हैं। यार अपनी बातों का कथारसिस करो, ये जो तुम्हारे साथ हुआ ना इसका कथारसिस कर लो। कथारसिस का मतलब कि किसी के साथ इसकी परगेशन करो, इसको डिस्कस कर लो, इनको रिलीज करो, जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको किसी तरीके से क्लैरिफिकेशन करो, इनकी प्योरिफिकेशन करो, इनकी क्लींजिंग करो। होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैंने आपको आपके ग्रुप में भी शेयर की हैं, उसको भी आपने पढ़ना है एक दफा। मैं यहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, ग्रीक वर्ड जो है ना, कैथरियन, जो कैथरियन जो मीनिंग है कैथरियन, ये ग्रीक वर्ड है, और उसका मतलब होता है पर्च और क्लींस। ये उससे निकला है। एक ग्रीक वर्ड है जिसको कैथरियन कहते हैं, और उस कैथरियन से ये वर्ड निकला है पर्च, जिसका मतलब होता है क्लींस, और उसको मजीद फिर कथारसिस कह दिया गया। Audience feel same emotions as actor feel on the stage, and this way audience can better regulate their emotions by watching stage drama. अब होता यूं था, अरिस्टोटल प्लेटो के दौर में भी ऐसे ही था, और आज भी तकरीबन ऐसे ही है। हम अनकॉन्शियसली बहुत सारे प्रोग्राम हमारे साथ चल रहे होते हैं, कुछ दिन तो हम फील करते हैं। अब एक बंदा है, उसने मसलसल ट्रेजिडीज अपनी लाइफ में देखी हैं, तो क्या आप ये फील करते हो कि वो बंदा ट्रेजिडी को वैसे ही लेगा जो पहली दफा ट्रेजिडी को फेस कर रहा है? एक बंदा है, उसने लोगों को मरते देखा है, मारा है, कत्ल किया है, लड़ा है, जंगों में गया है, और उसको आप बताते रहे ट्रेजिडी, क्या वो ट्रेजिडी को वैसे फील करेगा जैसे आम बंदा करता है? उसके तो अनकॉन्शियस हो जाएंगे बहुत सारे प्रोग्राम, अगर आप, क्योंकि जब हम एक कश्ती के अंदर बैठे हुए हैं और हमें पता ही नहीं है कि वो कश्ती चल कैसे रही है,
उसके प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं, वहाँ कहाँ उसका हैंडल है, कौन उसको चला रहा है, बस हम बैठे हैं और ट्रैवल करते जा रहे हैं पानी के ऊपर। तो जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे पानी पे ऊपर चल रही है, इसको कोई चलाने वाला भी है, इसके अंदर इतने बंदे इसे कंट्रोल कर रहे हैं, और इसके ऊपर वो स्पेशल किस्म का एक और उसने पकड़ा हुआ, उसके साथ वो उसको चला रहा है। अगर हम कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर हम बहुत ज्यादा चीजों को जान सकेंगे। तो इसी तरह जब सामने सब कुछ डिस्प्ले किया जाता है तो वो वही मामलात होते हैं जो बंदे के साथ हुए हैं। जब वो वही मामलात होते हैं जो आम बंदे के साथ हुए हैं, तो पहले से हुए हुए हैं, तो वो क्या करेगा बंदा, फिर वो कहेगा यार ये मेरे साथ क्यों ना हो जाए, तो वो उससे फिर पिटी फियर क्रिएट होगा, वो रोने लग जाएगा। यानी ऐसा बंदा जो को अपने मामलात पे भी नहीं रोया, तो अपने सामने देख के एक बंदे को उसके साथ ऐसा वैसा होते देखकर वो रोने लग जाता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, बहुत सारे ऐसी कोई मूवी देखूं तो रोने लग जाता हूँ, आंखों से आंसू शुरू हो जाते हैं, पिटी फियर क्रिएट हो जाता है। ऑडियंस फील सेम इमोशन एज एक्टर फील, तो ऑडियंस उस लेवल पे चला जाता है कि ऑडियंस वही फील करता है जो सामने कर रहा होता है, तो फिर उसके साथ कथारसिस होता है। मतलब अब उसके अपने मामला जो उसके साथ हुए, पहले हुए हैं पास्ट में, तो वो याद करके उसके बाद रोता है, पिटी फियर होता है, जज्बाती हो जाता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, और ये आंखों से आंसू निकलना कथारसिस हो जाता है। समझ आई अब आपको कि जो मामला इंसान के साथ हुए होते हैं, जब वो स्टेज पे देखता है, एक करेक्टर जो है वो मसलसल सफर कर रहा है और उसके अंदर एक ट्रेजिक फ्ला था, उसकी वजह से उसे हमाटिया हुआ और उसकी वजह से वो इतना नीचे गिर गया कि उसके साथी मारे गए, उसके घर वाले मारे गए, वो खुद भी डेथ का विक्टिम हो गया, मौत का शिकार हो गया, तो हमें हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये है पिटी फियर फिर क्रिएट होता है। ठीक है। तो ऑडियंस फील सेम इमोशन एज एक्टर फील्स ऑन स्टेज, एंड दिस वे ऑडियंस कैन बेटर रेगुलेट देयर इमोशन बाय वाचिंग स्टेज ड्रामा। तो आंखों से आंसू आते हैं, पिटी फियर क्रिएट होता है, और आपका कथारसिस हो जाता है, आप रिलीज हो जाते हैं, आपके मतलब आपके आपकी जो फीलिंग है वो रिलीज होती है, आपकी इमोशन रिलीज हो जाते हैं, वो जो आपने दबाई हुई थी, सप्रेस की हुई इमोशंस थी, जो आपने अपने अंदर बहुत सारे ऐसे जज्बात छुपाए हुए थे और अनकॉन्शियस हो गए थे, और वो बाहर निकल आते हैं, तो इंसान लाइट फील करता है। तो ये साइकोलॉजिकली भी ठीक है, मेडिकली भी ठीक है, और आप सोशली भी ठीक हो जाएंगे, आप मेंटली भी फिट हो जाएंगे। तो एक तो फंक्शन ये कथारसिस का ये है कि लिटरेचर में किसी बुक स्टोरी या ट्रेजेडी किसी को पढ़ के सबसे पहले हमें मिलता है कथारसिस मिलता है। तो कथारसिस का मेन फंक्शन क्या है, ऐसे जज्बात जो आपके अंदर हैं उनको रिलीज करना, को जो दबे हुए थे, सप्रेस थे। Spectator form cathartic experience if they form a strong attachment to और आइडेंटिफिकेशन विद द करेक्टर। अब देखिए, हम जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम वही होते हैं। अब मुझे आप मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि मैं फॉर द मोमेंट एक्स वाई जेड कंट्री या एक्स वाई ऑर्गेनाइजेशन एक्स वाई सेक्ट एक्स वाई जेड मजहब से ताल्लुक रखता हूं। मैं, मेरा नाम RA है, ठीक है, और मेरा XYZ मेरा रिलीजन है, मेरी आइडेंटिटी है, मेरा कंट्री है, मेरा इलाका है, मेरा गांव है, और मैं क्या करता हूं उससे ताल्लुक रखता हूं। अब जो भी बंदा इसको छेड़ेगा ना, तो मुझे, मैं उसे आइडेंटिफाई जो कर चुका हूं उसके साथ, मुझे तकलीफ होगी। समझ आ गई? तो अगर मैं अपने आप को उस बंदे के साथ आइडेंटिफाई कर लूंगा, तो अब मुझे मुझे तकलीफ होगी कि यार वो मेरे जैसा था, ये क्या हुआ, अच्छा नहीं हुआ, यानी वो बंदा मेरे जैसा था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो अच्छा नहीं हुआ। हुँ? वो बंदा जिसके साथ ये हुआ है, वो तो बिल्कुल मेरे जैसा था, तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिएगा, जब आप किसी चीज के साथ आइडेंटिफाई खुद को कर लेते हैं, तो फिर आपको तकलीफ होती है अगर कोई उसको उसके साथ ऐसा वैसा होता है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, पाकिस्तान को कोई बुरा भला कहे, आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मैं इसकी इसकी इनहेबिटेंट हूँ, यहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे पास पासपोर्ट है, मेरा मुल्क है। अब पाकिस्तान को कोई ऐसा वैसा कहे तो हमें गुस्सा आता है।
अब मैं XYZ कंट्री से ताल्लुक रखता हूँ किसी और से, उसको भी बुरा कहे, अच्छा मैं किसी ऐसे सेक्ट से ताल्लुक रखता हूँ, उसे कोई बुरा कहे तो मुझे बुरा लगेगा। तो आइडेंटिफाई आप क्या कर रहे हो अपने आप। यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ सोल्जर, फौज को कोई बुरा कहे बुरा लगेगा। यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ स्पेसिफिक पार्टी, somebody say bad thing about party, you will feel bad. Same way, if you identify yourself that the person right in front of me who's performing as a protagonist is the same like me, he has hamartia like me, he has drawback like me, he is up to my level, his thinking pattern is like me, I see myself in that character, and no bad is happening with that character, and you will feel that it is as though it is happening with me. तो आप कहेंगे ये तो यार ऐसे ही जैसे मेरे साथ हो रहा है। तो स्पेक्टेटर जो होता है, देखने वाला, वो खुद को कथार्टिक एक्सपीरियंस फॉर्म करता है। किस तरह कि जो बंदा सामने है वो मेरे जैसा ही है, जो उसके साथ हुआ वो रोना शुरू हो जाता है। तो पिटी और फियर क्रिएट करना ट्रेजेडी का मेन मकसद होता है, ताकि उसको इमोशनल लेवल पे रिलीज किया जाए, सप्रेशन को रिलीज किया जाए, उसको लाइट कर दिया जाए, उसको रिफॉर्म कर दिया जाए बंदे को। तो इमोशन पैशंस जो दबे हुए हैं, पिटी फियर के जरिए हम उनको बाहर निकाल देते हैं। वो रोता हुआ बाहर आता है स्टेज से, वो कहता वो हो एडिपस के साथ बहुत बुरा हुआ यार, वो तो बेचारा फेट के हाथों मजबूर था, अपनी माँ से शादी कर बैठा और बेटे भी बच्चे भी पैदा कर बैठा, उसने आंखें फोड़ ली यार, बहुत दुख हुआ। आंखों, तुम सामने रहते हुए उनको नहीं देख सकी जिनको तुम्हें देखना चाहिए था। अब सारी जिंदगी मैं तुमसे तुम्हारी बनाई छीन लूंगा। सामने रहते हुए तुम उनको नहीं देख सकी। ऐसे दो नीडल्स पकड़ता है, ऐसे आंखों में मार। आगे कहता है पीपल स्पीक अबाउट द साइकोलॉजिकल एंड द सोशल कैथारसिस। यू हैव हर्ड वर्ड कैथारसिस यूज्ड टू डिस्क्राइब इमोशनल रिलीज आउटसाइड द रिल्म ऑफ लिटरेचर। अब देखिए, लिटरेचर आर्ट से अगर हट के भी देखे ना, तो बंदे आपसे, आम बंदे बात कर रहे होंगे यार, अगर तुम अपने आप को डिस्कस कर लोगे ना, साइकाइट्रिस्ट को बता दोगे, साइकोलॉजिस्ट को बता दोगे, अपने टीचर को अपने मसाइल बता लोगे, तो आपका कैथारसिस हो जाएगा, पर्गेशन हो जाएगी, क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, प्योरिफिकेशन हो जाएगी, क्लींजिंग हो जाएगी। यार बता लो अपनी बात, रो लो यार, रोने से तुम्हारे सारे गम जो है धुल जाएंगे। बाज़ औक़ात किसी की डेथ होती है तो बंदे को रोना ही नहीं आता, लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चलता है वो पागल हो गया। जो ऐसे है, जो रो लेते हैं वो लाइट हो जाते हैं, निकल जाता है दुख। जो अंदर ही लेके फिरता रहता है वो बीमार हो जाता है बेचारा। मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं बहुत रोया, ठीक है। मेरा भाई जो है वो रोया नहीं, वो मेरे जितना नहीं रोया, लेकिन वो बाद में बड़ा सफर करता रहा। हमें कोई ना कोई आर्ट चाहिए, कोई ना कोई सहारा चाहिए। कोई लिटरेचर के थ्रू रिलीफ लेता है, कोई फिलॉसफी के थ्रू लेता है, कोई मजहब के थ्रू लेता है, कोई साइकोलॉजी के थ्रू लेता है। किसी ना किसी तरीके से हमें अपनी जो सब्जेक्टिव रियलिटी होती है उसको कंजोल करना होता है। लोग थोड़ी सी तसल्ली दे देते हैं, लेकिन आपने संभालना खुद ही होता है। ये जो बॉडी लेके चल रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की नहीं। इसे कैसे संभाल। कैथारसिस एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग, यानी ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, इसको देख लें। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ओनली ऑडियंस मेंबर्स एंड रीडर कैन एक्सपीरियंस कैथारसिस। तो रीडर जो पढ़ने वाला किताब को वो भी एक्सपीरियंस करेगा, ऑडियंस भी करेगा। और उसके अंदर डिफरेंट तरह की ड्रामेटिक आयरनी भी पाई जाती है, क्योंकि वो ड्रामा डायलॉग की फॉर्म में होते हैं। बंदा पढ़ने वाला जानता है, रीडर जानता है, ऑडियंस जानता है कि ये बंदे से ये मिस्टेक हो गई है। जो बंदा अंदर परफॉर्म कर रहा होता है रोल, वो नहीं जानता। इडिपस नहीं जानता कि अपने बाप को उसने मारा है, लेकिन लोग जानते हैं। लोग जानते हैं, फॉर्चून टेलर जानता है, वो जानता है, पढ़ने वाला जानता है। एंड नॉट द एक्टर आर द करेक्टर देमसेल्फ। यानी करेक्टर और एक्टर नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है, वो नहीं जानते। लेकिन पढ़ने वाला, रीडर, देखने वाला जानता है। इसको कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। फॉर एग्जाम्पल वर्जीनिया वुल्फ। अच्छा, आपने अगर टू द लाइट हाउस पढ़ा हो तो उसके अंदर करेक्टर है मिस्टर और मिसेस रमसे। मिस्टर और मिसेस रमसे के बच्चे भी हैं,
मिस्टर रमसे फिलासफर टाइप बंदा है, लिटरेरी बंदा है, सारा दिन किताबों को खंगालता रहता है, अपनी बीवी को मिसेस रमसे को भी टाइम नहीं देता, बच्चों को भी टाइम नहीं देता। बच्चे कहते हैं घूमने जाना, कहता है बैठ जाओ मौसम ठीक नहीं है, बच्चा उसके खिलाफ हो जाता है। अगर लाइट हाउस को पढ़ा जाए तो लाइट हाउस एक साइकोलॉजिकल लेवल पे एनालिसिस करेक्टर का बताता है कि परेशानियां, डिप्रेशन, एंजाइटी किस तरह फार्म होती है, दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। छोटे बच्चे को जब आप डांट देते हो तो उसके ऊपर क्या असर होते हैं, साइकोलॉजिकली वो क्या किस डिसऑर्डर में चला जाता है, वो अपने बाप को दुश्मन समझने लग जाता है जब आप डांटते हैं। किस तरह प्यार से बात को चैनलाइज किया जा सकता है, किस तरह साइकोलॉजिकल लेवल पे चीजों को डील किया जाता है। क्या रोमन ग्रीक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते थे, क्या रोमन ग्रीक्स साइकोलॉजी को देखते थे, क्या रोमन ग्रीक दिमाग में करेक्टर के क्या चल रहा है वो देखते थे, उसको एक्सप्लोर करते थे कि इमोशनल ब्रेन क्या होता है, रैशनल ब्रेन क्या होता है, एम्फीबियन ब्रेन क्या होता है, एनिमल ब्रेन क्या होता है, और इसमें कैसे टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं अंदर, प्रोसेसिंग कैसी हो रही होती है दिमाग के अंदर, वो तो नहीं जानते थे बेचारे, इतनी ब्रीक भी नहीं है। आजकल के करेक्टर जो है वो ऐसे मल्टीपल नरेटर्स हैं, पता नहीं चलता मेन करेक्टर कौन सा है। डेमोक्रेटिक वैल्यू को अंदर डाला जाता है नावल के, मार्क्सिस्ट वैल्यू को डाला जाता है, और डिकंस्ट्रक्शन के जरिए लिटरेचर को डिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, सोशल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, कॉमन सेंस से देखा जाता है, एक्सप्रेसिव रियलिज्म से देखा जाता है। राइटर के हाँ मीनिंग है, टेक्स्ट के अंदर मीनिंग है, रीडर के अंदर मीनिंग है, हर चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है। नई नई थीरीज आ गई हैं। तो जब रिम्से के अंदर भी चेंजेस आती हैं, मिस्टर रिम्से एक खड़ूस किस्म का बंदा है, टाइम नहीं देता बीवी को, सारा दिन किताबें पढ़ता रहता है, फिलासफर है, बच्चों को टाइम नहीं देता। लेकिन एक दिन वो बुक पढ़ता है सर वाल्टर स्कॉट की। वाल्टर स्कॉट की जब बुक पढ़ता है तो उसके अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती है, and the emotional impact it has on him lead him to feel a greater sense of clarity about his own life and his relationship with characters in the book। और फिर हम देखते हैं कि उसके रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं। बाज औकात हम किसी चीज को देखते हैं तो वो हमें हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारे माइंड सेट को चेंज कर देती है, हमारे माइंड सेट को वो चेंज कर देती है वो चीज। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। सर वॉल्टर स्कॉट मिस्टर रेमसे की थॉट को चेंज कर देता है, उसके अंदर जो थॉट्स चल रही होती हैं उसको चेंज कर देता है, उसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन लेके आता है, उसके अंदर क्या लेके आता है, उसके अंदर चेंजेस लेके आता है, रिफाइनमेंट हो जाती है। टुडे द वर्ड cathartic is often used to refer to just about any experience that provides someone with a feeling of emotional release। यानी आजकल जो कथारसिस है, हर वो हर उस वर्ड को यानी उस एक्सपीरियंस को कहा जाता है जो इंसान की इमोशनल लेवल पे रिलीज कर दे। इमोशनल लेवल कोई चीजें आपके अंदर कोई नई चेंज ले आए, क्लैरिफिकेशन ले आए, प्योरिफिकेशन ले आए, जैसे मिस्टर रमसे के अंदर ले आया। मिस्टर रमसे खड़ूस किस्म का बंदा है, फिलासफर है, लॉजिकल है, रैशनल ब्रेन को यूज करता है, इमोशनल ब्रेन को बिल्कुल यूज नहीं करता। कोई बच्चा कहता है सैर पे जाना, वो कहता है बैठे रहो। कोई कहता है डोल हाउस लाइट हाउस देखना, वो कहता है बैठ जाओ, बाहर मौसम खराब है। मिसेज रमसे वो बच्चे को कंसोल करती है। एनीवे anyway, मदर का रोल जो है वो और दिखाया गया, फेमिनिस्ट व्यू भी दिखाया गया है कि औरत किस तरह से मेल के व्यू पॉइंट से सोच रही होती है। औरत का दिल करता है वो बाहर जाए घूमे फिरे, लेकिन क्योंकि वो उसके साथ वो बॉडी तो है नहीं, वो भी इमोशन रखती है, वो पैशन रखती है, उसकी इमेजिनेशन है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसके जज्बात हैं। वो भी अच्छा पहनना चाहती है, अच्छा माशरे में बोलना चाहती है, उस शी wants to be heard, she want to be portrayed, she want to be displayed, she want to show her faculties, her abilities, her emotionality, हर वर्क, हर राइटिंग्स। वो भी कम्युनिकेट करना चाहती है सोसाइटी के साथ। कौन औरत कहती है कि वो घर में बैठी रहे, वो चाहती है कि वो इंटरेक्ट करे, रेजोनेट करे, लोगों से ज्यादा लर्न करे, और वो भी मेल की बराबर लिखे, उसके शाना बिशाना काम करे। इल्म हासिल करना हर औरत मर्द पर फर्ज है, इल्म भी हासिल करे, लेकिन हमारे कल्चर ने उसे महदूद कर दिया है। टूडे द वर्ड कथार्टिक कहता है हर वो एक्सपीरियंस कथारसिस है, कथारसिस ही है जो इंसान को इमोशनल लेवल पे रिलीज कर देता है। होप यू गॉट द पॉइंट।
अच्छा जी, आगे भी कुछ है, इसको आप देख लें, इसका स्नैपशॉट भी ले लें, और आपको मैंने सेंड भी किया, उसको भी आपने वर्क द प्रोड्यूस कैथारसिस ऑफर इन्वॉल्व द डेथ एट द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर, though they do not absolutely have to. Speaking more generally, most plot that produce feeling of catharsis do usually involve in a character losing something very clear dear to them. अब देखिए, जब भी हम किसी चीज को इमोशनली रिस्पॉन्स करते हैं तो वो हमारा कोई डियर करेक्टर जो है हर्ट होता है। हम ऐसा करेक्टर जिसके रोने पे रोते हैं, हंसने पे हंसते हैं, उसको जब तकलीफ होती है ना, मूवी जो हम देख रहे होते हैं या लेके चल रहे होते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी, तो हमें तकलीफ होती है। आजकल भी देखें, जो हमारा फेवरेट बंदा है उसको कोई बात करे तो हम फौरन कहते हैं उसको, उसका उसकी रिबटल देते हैं, खुद देते हैं, वो नहीं देता, हम खुद ही देने लग जाते हैं। हम कहते हैं यार उसका ये मतलब नहीं होगा, तुम गलत समझ रहे हो उसकी बात को, यार वो ऐसा बंदा नहीं, मैं उसे जानता। हम खुद ही उसकी रिबटल देने लग जाते हैं, खुद ही उसकी लॉजिक देने लग जाते हैं। जबकि इंसान जो है पूरे एक दिन में पता नहीं कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, कोई स्पेसिफिक तो हम बंदे को कह ही नहीं सकते। जैसे रेमंड विलियम ने कहा था कि वी आर नॉट गिविंग सेम रिस्पॉन्स ऑल द टाइम। एक बंदा है, आपने उसे देख लिया है कि वो अच्छा है, एक वक्त वो नहीं, सारा दिन ही अच्छा है। उसकी कॉलेज लाइफ कुछ है, स्कूल लाइफ कुछ है, उसके पेरेंट्स के साथ लाइफ कुछ है, वाइफ के साथ लाइफ कुछ है, पेरेंट बच्चों के साथ लाइफ कुछ है, दोस्तों के साथ लाइफ कुछ है। वो कहीं कहीं अच्छा होगा, कहीं बुरा होगा, कहीं अच्छा होगा, ये साथ साथ चलता है। ये रेमंड विलियम ने कहा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैथारसिस इन लिटरेचर? अब लिटरेचर के अंदर क्या फंक्शन है कैथारसिस का? कैथारसिस लिटरेचर के अंदर एक थेरेपी की तरह, रियल लाइफ में एक थेरेपी की तरह इस्तेमाल होता है। By giving reader the opportunity to experience intense emotion from a distance, it allows them to let it all out, कि जो भी अंदर है उस सबको वोमिट कर दो, बाहर निकाल दो, लाइट हो जाओ। टू द व्यू ऑफ बेटोल्ट ब्रैकेट। अच्छा, बेटोल्ट ब्रैकेट इसके ऊपर अपनी रिबटल देता है, वो इसको रिजेक्ट करता है। वो कहता है ये ठीक नहीं है, ये तो आप इल बनाते हो लोगों को आप पैसिव बनाते हो, लोगों को आप उनके इमोशनल ब्रेन को एक्टिव करके रैशनल ब्रेन को आप क्रॉस कर देते हो। इमोशनल ब्रेन उनका एक्टिव कर देते हैं, रैशनल ब्रेन यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है कि वो सोच नहीं सकता अपने अकली ब्रेन के साथ। तो आपने इसको इसकी रिबटल भी दे सकते हैं कि बेटोल ब्रैकेट कहता है, ब्रैकेट वाज अ 20th सेंचुरी राइटर्स एंड अ मार्क्सिस्ट who believed that the highest purpose of theater was to serve as a farm for the political ideas and inspire spectator to take political action। कि लोगों को इंस्पायर करना, उनको गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको टीच करना और उनको पॉलिटिकली अवेयरनेस देना कि वो पॉलिटिकल एक्शन ले सकें, कि क्या गुड है, क्या बैड है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हो रहा है। He thought that work that seek to inspire catharsis were nothing more than the cheap, undemanding entertainment for the masses, and spectators lose their ability to think and judge for themselves। अगर आप उनको इमोशनली एक्टिव कर देते हो, पिटी फियर रोज कर देते हो, तो वो बंदे सिर्फ जज्बाती होके बाहर आ जाते हैं। अकल से तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, उनकी एबिलिटी सोचने की, जज करने की खुद ब खुद खत्म हो जाती है कि वो खुद ब खुद कुछ कर सकें, एंड बिकम टू इमोशनली इन्वॉल्व इन द प्ले, और प्ले में इन्वॉल्व होके रो के बाहर आ जाते हैं, कुछ भी लर्न नहीं करते। ये बेटोल ब्रैकेट का मानना है। बहरहाल ये एक मॉडर्न राइटर, 20th सेंचुरी राइटर है, प्ले राइट है, आप इसका व्यू भी दे सकते हैं। एक क्वेश्चन है फिलिप सिडनी का आया हुआ, वही जो हमने पहले भी किया हुआ है, देखिएगा। सर इसमें जो कैथारसिस वाला क्वेश्चन है, इसमें जो 3 थ्योरीज बता गई हैं क्वेश्चन के अंदर, वो भी हमें साथ में लिखनी है। क्या पूछा उसने? मतलब ये जो परगेशन, हाँ हाँ, प्योरिफिकेशन और आप क्लैरिफिकेशन, इन लिखेंगे। पे भी हम लिख। हाँ, आप ये जो मैंने ये सारा मैंने आपको सेंड किया हुआ, आपने उसको पढ़ना है। लिटरेचर के अंदर इसका व्यू कुछ और है, और इसके अंदर मैंने ये भी बताया है कि ये कैथारसिस का एलिमेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है। आप हवाले भी दे सकते हैं। इडिपस रेक्स के अंदर कैथारसिस, पिटी और फियर कहाँ क्रिएट होता है? जब वो अपनी आंखें फोड़ लेता है, जब वो अपनी आंखें फोड़ता है और ऊपर से गिर के जी। बादशाह से फकीर बन जाता है, वहां पिटी फियर क्रिएट होता है। आप उसका हवाला दे सकते हैं, ऑडियंस रोने लग जाते हैं। नहीं रोते तो बताएं, आप उसे पूरा पढ़ें, आपको रोना आ जाएगा। आप लाइन टू लाइन टैक्स कभी मेरा वहाँ देखिएगा, मैंने उसमें लाइन टू लाइन टैक्स किया, बंदा
कहता है यार इतना जुल्म। अच्छा, फिर आप अथैलो को देखें। अथैलो अपनी वाइफ से, अथैलो एक बेसिकली ब्लैक है, जर्नैल है, और वो लड़ रहा है अंग्रेजों के साथ यूरोपियन कंट्रीज में। वो जॉब कर रहा है बतौर जर्नल, लेकिन वो ब्लैक मैन, उसे मूर लोग ब्लैक ब्लैक कहते थे। और जब इतनी खूबसूरत लड़की डेस्टिमोना, जब वो उसको हासिल कर लेता है तो वो सारे जेलस होते हैं इर्द गिर्द के लोग। अब वो अथैलो से जेलस हो जाते हैं। अथैलो को कहते हैं, अथैलो एक कैसियो, एक कैसियो एक बंदा होता है, वो बहुत ज्यादा अयागो एक बंदा होता है। वो कैसियस के साथ उसकी कैसियो के साथ उसकी वाइफ के रिलेशन साबित कर देता है। रुमाल उसका गिर पड़ता है, उसकी वाइफ उठा लेती है यागो की। तो वो रुमाल जो उसने गिफ्ट दिया होता है थैलो ने अपनी वाइफ को, वो जाके उसके कमरे में रखाता है। डेस्टिमोना के कमरे से उठा लेती है उसकी वाइफ इमलिया, और इमलिया आ जाके दे देती है अपने हस्बैंड यागो को, और वो यागो जाके कैसियस के रूम में रखाता है। तो जैसे ही कैसियो के रूम में उसे मिलता है अथैलो को वो रुमाल, तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कुछ क्वेश्चन और उसे कत्ल कर देता है। और बाद में उसकी इनोसेंस उसकी इनोसेंसी जब साबित होती है तो फिर वो रोने लग जाता है। अब ये देखिए, ये सब कुछ उससे क्या इमोशन, जज्बाती बना के लिया गया है। अब हमें उसके ऊपर पीटी फियर, जब वो रोता है और फिर वो अपने आप को कत्ल करता है, तो खुदकुशी करता है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि हंसता बसता घर था बेचारे का, बड़ी मुश्किल से उसने डेस्टिमोना को हासिल किया, लोगों ने नफरत फैला दी और उसकी वजह से उसने उसको मार दिया। हमें पिटी फियर क्रिएट होता है। हेमलेट, जब उसकी मदर, उसके चचा, उसके इर्द बाप और सबकी, और हरैशी और सबकी डेथ हो जाती है, हेमलेट के ऊपर भी हमें पिटी फियर क्रिएट होता है। किंग लियर, जब सारे मारे जाते हैं, सारे घर से निकाल देते हैं, फकीर बन जाता है, पिटी फियर क्रिएट होता है। तो पिटी फियर लाया ही इसलिए जाता है कि ऑडियंस जो है वो परगेशन हो, उनकी क्लैरिफिकेशन हो, उनके साथ अगर ऐसा वैसा हुआ तो वो एक्सपीरियंस को रिलेट करके वो भी इसको रो लें। तो ये होता है कथारसिस का। आप इनके हवाले दे सकती हैं, ये सारे उसमें लिखे हुए हैं जो मैंने असाइनमेंट अंदर सेंड किए ना आपके अभी, उसको पढ़ना है एक दफा, आपने आइडियाज मिल जाएंगे, वो उसके अंदर लिख लेना। ये बड़ा मटेरियल बन जाएगा, आप लिख लेंगे। अच्छा, ये क्लियर हो गया, पोएटिक भी यस। क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। तो आप देखिए, द पोएट्स नॉट एक्सीड द philosopher in his ability to create a perfect example, but also his ability to move the reader to follow that example. Do you agree? Do you agree with the statement above? Give argument in support of your answer. अच्छा जी, कथारसिस वाला हमने कर लिया है। और यहाँ पे मतलब क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या फिलासफर जो है वो एक्सीड करता है। ये आया फिलिप सिडनी से। ठीक है, कि इसमें हमने यही बताना है कि किस तरह से फिलासफी, और इसने जस्ट फिलासफर के बारे में पूछा है। तो आप जब उसको पढ़ोगे तो उसमें बड़े आपको आर्गुमेंट वो देगा कि किस तरह से फिलासफर से ज्यादा अजीम होता है पोएट। पोएट तो बेसिकली अगर आप अरिस्टोटल को पढ़ें तो अरिस्टोटल जो था वो एक रियलिस्ट था, वो एक साइंटिस्ट था। जबकि अगर हम अगर उसको पढ़ते हैं, वो क्रिटिक भी था अरिस्टोटल। अब प्लेटो को पढ़ते हैं तो प्लेटो का जो आइडियाज हैं वो ज्यादा फिलासफी की तरफ है। प्लेटो एक अच्छा फिलासफर था, जबकि अरिस्टोटल एक रियलिस्ट था। आप यहाँ पे सिडनी के हवाले देते हुए, आप सिडनी जब हवाले देगा कि किस तरह से फिलासफी जो है वो इनसे अजीम है, आप इसमें टोलैंड मैन, मेरा एक वर्क है, टोलैंड मैन पे मेरा एक लेक्चर है जो कि सीमस हीनी का है। ठीक है, सीमस हीनी के ऊपर इसमें मैंने लेक्चर दिया है, आपने इसको जरूर सुन लेना है। उसमें फिलासफी हिस्ट्री सारी एक्सप्लेन की हुई है, किस तरह फिलासफी अंदर समा जाती है पोइट्री के अंदर। आप वो उसको सुन के इसको एक्सप्लेन कर लेना। What is Eliot's idea of tradition? Elaborate with your answer, the light of his essay, the tradition and individual talent. ठीक है जी, ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट को भी हमने बड़ा हिस्टोरिकल। अच्छा जी, ट्रेडिशन होती क्या है आपके नज़दीक? क्योंकि ट्रेडिशन का व्यू जो है वो रेमंड विलियम भी देता है। ट्रेडिशन के बारे में हमारा टीएस इलियट भी हमें कहता है। तो ट्रेडिशन को वो कैसे एक्सप्लेन करता है? वो कहता है जी, ट्रेडिशन जो है वो एक एक लिविंग, एक वाइब्रेंट और एक डायनेमिक और एक मूविंग एक चीज है।
ट्रेडिशन मेयर कॉपी नहीं है, ट्रेडिशन मेयर पास्ट नहीं है। इट इट इंस्ट्रक्ट पास्ट इंस्ट्रक्ट द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट लर्न फ्रॉम द पास्ट। प्रेजेंट को इंस्ट्रक्ट करता है पास्ट, और प्रेजेंट बैक, जैसे वो कहते हैं ना वाइस वर्सा, वो पीछे उससे लर्न करता है और एक नई चीज क्रिएट करता है। अपना इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो प्रेजेंट है, और पास्ट से वो हिस्टोरिकल सेंस हासिल करके इन दोनों चीजों को मिला के एक नई चीज बना के फिर वो पास्ट का ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाता है पोएट। तो जो जितना अच्छा मिलाना जानता है हिस्टोरिकल सेंस से ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट को, वो उतना अच्छा लिख सकता है। ये है उसका कॉन्सेप्ट। द ट्रेजिक एक्शन इन इट्स डीपेस्ट सेंस इज नॉट द अफर्मेशन ऑफ द डिसऑर्डर बट इट्स एक्सपीरियंस, इट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड रेजोल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ द मॉडर्न ट्रेजिडी। इन सब को जानने से पहले आपको मॉडर्न ट्रेजिडी का आना जरूरी है। इसके ऊपर मैंने कुछ चीजें बताई हैं अभी। अच्छा, ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको देख लें। क्लासिकल ट्रेजेडी जो है वो टिपिकली है वन मेन कैरेक्टर, उसके अंदर मेन कैरेक्टर होता है एक, ठीक है, वो रॉयल फिगर होता है, सारा कुछ उसके गिर्द घूमता है। वो रोता है तो ऑडियंस रोते हैं, वो हंसता है तो हंसते हैं, और उससे पिटी फियर भी क्रिएट वही करता है। मॉडर्न ट्रेजेडी में देखें, मॉडर्न ट्रेजेडी में है मोर देन वन सेंट्रल कैरेक्टर। अब पता नहीं चलता है कि सेंट्रल प्रोटैगोनिस्ट कौन सा है। हमें बड़ी एफर्ट के साथ ढूंढना पड़ता है कि यार कौन, सारे बोल रहे हैं, सारे मेन लग रहे हैं। क्लासिकल ट्रेजेडी में प्रोटैगोनिस्ट टिपिकली फ्रॉम अ वेल्थी नोबल एंड रॉयल फैमिली से होता है। देखिए, आपने जो मुझे पॉइंट बताए थे वो मैंने सारे लिखे हुए। मॉडर्न ट्रेजेडी में प्रोटैगोनिस्ट यूजुअली हैज अ कॉमन मिडिल क्लास बैकग्राउंड। मॉडर्न ट्रेजेडी में आम जो मिडिल क्लास अपने जैसा बंदा है वो भी अपनी ट्रेजेडी बना लेता है, उसके ऊपर भी लिखी जा सकती है। क्लासिकल ट्रेजेडी द प्रोटैगोनिस्ट इज यूजुअली अ नोबल एंड हीरोइक कैरेक्टर बट हैज अ ट्रेजिक फ्लॉ, लेकिन उसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ होता है। देखिए, क्लासिक ट्रेजेडी और क्लासिकल और मॉडर्न दोनों को बार बार एक्सप्लेन किया गया। मॉडर्न ट्रेजेडी में प्रोटैगोनिस्ट का स्नैपशॉट ले लें। प्रोटैगोनिस्ट में भी अ वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रे हो सकता है, किसी भी कैरेक्टर का हो सकता है, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लासिकल ट्रेजेडी में हैव वन यूनिफाइड प्लॉट, ये एक यूनिफाइड प्लॉट होता है, लेकिन ये फ्रैगमेंट की शक्ल में होते हैं प्लॉट। कोई इधर से चीज उठा लेता है, कोई उधर से चीज उठा लेता है, कोई इंटरटेक्सुअलिटी डाल देता है, कोई उधर से आइडियाज डाल देता है, कोई चीज उधर से कोई इतनी छोटी सी टेक्स्ट डाल देता है। तो इस तरह मल्टीपल फ्रैगमेंट की शक्ल में मल्टीपल नरेटर काम कर रहे होते हैं, और बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्क हो जाता है मॉडर्न ट्रेजेडी का। मॉडर्न ट्रेजेडी में है मल्टीपल प्लॉट्स थी, और उसकी टाइम लाइन्स भी। मतलब उस वक्त तो बड़ी लिमिटेड सी जगह होती थी, एक स्टेज होता तो उसके गिर्द ही हम घूमते थे। तो यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ सिचुएशन, ये सारी चीजें हमें उस वक्त रखनी पड़ती थी, क्योंकि यूनिटी ऑफ प्लेस एक जगह पे ही काम हो जाए, इधर उधर की सेटिंग ना लें। तो यूनिटी ऑफ टाइम के वक्त का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता था कि लिमिटेड सा वक्त हो, जहां जब स्टार्ट हुआ फिर उसको आप उसका बिगिनिंग मिडल एंड करके उसको खत्म करें। लेकिन ये कोई इंसिडेंट इधर हो जाता है, कोई उधर हो जाता है, कोई पोएट कहाँ चला जाता है, वो हीरो कभी कहाँ चला जाता है, तो हीरो विजिट भी करता है, इधर उधर भी चला जाता है मॉडर्न ट्रेजेडी में। और प्लॉट भी मल्टीपल होते हैं। क्लासिकल ट्रेजेडी है वन टाइम स्पेन, इसका एक टाइम स्पेन होता है कि अगर इस वक्त पे शुरू हुई, आज शुरू हुई है ना ट्रेजेडी, तो वो तकरीबन आज के दिन के अंदर अंदर ही उसको आप कोशिश करें कि उसे फिनिश कर दे, पहले से टाइम बता दिया जाता है कि इतनी। ये क्लासिकल ट्रेजेडी में होता है। जबकि मॉडर्न ट्रेजेडी में हैव रियलिस्टिक टाइम स्पेन, देयर इज अ ब्रेक्स एंड फ्लैशबैक। इसमें एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्योंकि थॉट भी हमारी ट्रेवल करती रहती हैं, कभी किधर किधर जाती हैं, कभी किधर जाती हैं, तो जिस जिस पे थॉट इंसान की जा रही है, कभी वो बैठा यहाँ पे तो अमेरिका की सोचने लग गया, तो अमेरिका की फिर चीजें दिखानी पड़ेंगी। बैठा इंग्लैंड में है, वो पाकिस्तान का सोचने लग गया, तो पाकिस्तान के वो सारे कैरेक्टर भी आ जाएंगे, ठीक है, समझ आ रही है। इस तरह फ्लैश बैक भी करता है कैरेक्टर यहाँ पे। अब ये चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। आगे भी है ट्रेजेडी हैव
ट्रेजेडी के अंदर क्या होता है, मॉडर्न ट्रेजेडी में हैव रियलिस्टिक टाइम स्पेन, कि रियलिस्टिक किस्म का टाइम स्पेन होता है, जो रियलिटी में हो रहा होता है वो ऐसा दिखाया जाता है। क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या होता है, द स्टोरी इज अबाउट एबिलिटीज, रॉयल्टीज, रॉयल बंदे की, देयर एम्बिशन, अटेम्प्ट, यूनिफाई, सेव किंगडम, जो किंगडम के गिर्द ही घूमती है उसकी बात। मॉडर्न ट्रेजेडी में द स्टोरी इज अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स, एम्बिशंस, एस्पिरेशंस, स्टोरीज आर मोर रियलिस्टिक एलिमेंट। क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या होता है, टिपिकली कंटेन्स एलिमेंट्स सच एज ह्यूब्रस, हमार्टिया, कैथारसिस वगैरह होते हैं। मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या होता है, ट्रेजेडी यूज एलिमेंट लाइक आयरनी, सरकाजम, फेट, डिवाइन पावर। ये चीजें इसमें इतनी इस्तेमाल नहीं होती, डिवाइन पावर और फेट वगैरह जितनी मॉडर्न ट्रेजेडी में आयरनी वगैरह इस्तेमाल होती है। क्लासिकल ट्रेजेडी में फेट और डिवाइन पावर आर मोर इम्पोर्टेंट, जबकि मॉडर्न में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो जो हालात चल रहे होते हैं उनके साथ लड़ रहे होते हैं कैरेक्टर। मॉडर्न ट्रेजेडी फेट एंड डिवाइन पावर रियरली प्ले अ रोल इन मॉडर्न ट्रेजेडी, दे आर मोर कंसर्न विद रियलिस्टिक कॉमन प्रॉब्लम। तो रियलिस्टिक प्रॉब्लम से वो लड़ रहे होते हैं, आपने इनको अपने व्यू में रखना है और उसके बाद उसका एक्सप्लेन करना है। ट्रेडिशन, रेमंड विलियम के नजदीक ट्रेडिशन क्या है, कहता है ट्रेडिशन डज नॉट मीन टू एक्सेप्ट पास इंटायरली, रादर इट इज एनालाइजिंग एवेल्युएटिंग द पास इन द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है जी। He says that tradition is not a past but an interpretation of the past. Moreover, tragic work should be examined critically as well as historically. Man is naturally not anything, and we are good or bad in a particular way in a particular situation. वही बात जो मैंने आज आपके साथ की कि रेमंड विलियम कहता है कि कोई भी इंसान को हम फिक्स टैग नहीं कर सकते, ये अच्छा है, ये गुड है, ये बैड है, क्योंकि कोई बंदा एक सिचुएशन में अच्छा है, दूसरी में बुरा भी हो सकता है। हम मुख्तलिफ रोल अदा कर रहे हैं। कहता है मैन इज नेचरली नॉट एनीथिंग, मैन इंसान कुछ भी नहीं है, ना वो अच्छा है ना बुरा है, एंड वी हैव गुड और बैड इन पर्टिकुलर वे इन पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी के सामने बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और किसी का मुंह देख के ही हमें गुस्सा आ जाता है। ठीक है। कैथरीन बेल्से एज अ क्रिटिक, ये थोड़ा से पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। कैथरीन बेल्से को अगर हमने, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिटिक साबित करना है, तो सबसे पहले आपने डिस्कस करना है कि वो जब डिस्कस करती है क्रिटिकल प्रैक्टिस में थीरीज को, वो कहती है कि पहले तो वो डिस्कस करती है कि मीनिंग कहाँ लाए करते हैं, राइटर के हेड में, टेक्स्ट के अंदर या रीडर के अंदर। यहाँ पे रोनल्ड बार्थ भी आएगा जो टेक्स्ट से, वर्क से, पोएट्री, ड्रामा, नावल, इन सब को किसर लेके आ गया टेक्स्ट की तरफ। रोनल्ड बार्थ को भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले लोग क्या कहते थे कि कॉमन सेंस के जरिए भी मीनिंग फाइंड किए जा सकते हैं, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं उन लोगों को जानते हैं, उनके रिकरेंट जो थीम होते हैं, जो बार बार इमेजेस आ रही होती हैं, बार बार चीजें वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो ऐसा ही लिखते हैं, तो कॉमन सेंस के जरिए भी मीनिंग लिए जा सकते हैं। एक्सप्रेसिव रियलिज्म के जरिए भी दिए जा सकते हैं कि राइटर जो फील करता है वो वैसा लिख देता है। ठीक है। एक्सप्रेसिव रियलिज्म जो राइटर के हेड में होते हैं, मीनिंग राइटर जैसा चीजों को फील कर रहा होता है वो एक्सप्रेस कर देता है वैसे। ठीक है। इसके लिए अगर आपने इसके थ्रू समझना है तो हम ये समझते हैं